इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि इन्वेस्टमेंट में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपके पास 50 कंपनियों की लिस्ट है और कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आप उस पैसे को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी में ज्यादा पैसा बनेगा और कौन सी कंपनी में कम पैसा बनेगा, कौन सी कंपनी सस्ते दाम में अवेलेबल है या कौन सी कंपनी बहुत महंगे दाम में अवेलेबल है। ये मैजिक फॉर्मूला आपके सारे डाउट्स को और कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा और फाइनली आप ये डिसीजन ले पाओगे कि किन कंपनीज में मुझे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और किन में नहीं करने चाहिए। अगर आप सारी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये जान पाओगे कि किन कंपनीज में आपको ज्यादा फंड एलोकेशन करना चाहिए और किन कंपनीज में आपको कम फंड एलोकेशन करना चाहिए। इस मैजिक फॉर्मूले की एक खास बात यह भी है कि इसमें सारी मेन चीजें जो फंडामेंटल से रिलेटेड हैं वो सारी चीजें कवर्ड हैं और इसका यूज बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने के पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आप एक छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर आप शेयर खरीदने जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और पूरी कंपनी ही खरीदने जा रहे हैं। ये पूरा फॉर्मूला जो है ये वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के इस कोट के बेसिस पे बना हुआ है। आप इसे ध्यान से पढ़िए। Buying a business at a bargain price is great. However, buying a great business at a bargain price is even better. अब अगर इस कोट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम पाएंगे इस कोट में दो चीजों की बात की जा रही है। पहला ग्रेट बिजनेस, दूसरा बार्गेन प्राइस। तो मैंने यहां पे आपको दिखाया है कि इस कोट को दो पार्ट में मैंने कर दिया है डिवाइड। पहला है ग्रेट बिजनेस, दूसरा है रीजनेबल प्राइस। अगर हम ग्रेट बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो हमें हमेशा यही मिलेगा कि जो भी बिजनेस ग्रेट होता है उसका रिटर्न ऑन टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा हाई होता है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर आरओसीई किसी बिजनेस का हाई है तो उस बिजनेस में कुछ ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से वो कंपनी जो भी पैसा बिजनेस में लगा रही है उस पे हाई रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और ये बात वॉरेन बफेट ने अपने लेटर्स टू शेयर होल्डर्स में, अपने वीडियोस में हजारों बार बोली है। अपने कोट में वॉरेन बफेट ने दूसरा जो पॉइंट दिया है वो है रीजनेबल प्राइस का। रीजनेबल प्राइस का सीधा सीधा ये मतलब है कि उस कंपनी की अर्निंग यील्ड कितनी है। मतलब हम जो भी पैसा दे के कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो वो कंपनी हमें कमा के कितना देगी। देखिए, ग्रेट बिजनेस में जो ये आता है आरओसी, ये 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 बताता है कि कंपनी जो पैसा लगा रही है उस पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और अर्निंग यील्ड क्या बताता है कि जिस भी प्राइस पे हम कंपनी को खरीद रहे हैं, हमारे खरीदे हुए प्राइस पे वो कंपनी हमें कमा के कितना दे रही है। तो आरओसीई से हमें पता चलेगा कि जो भी कंपनी हम खरीद रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं। और अर्निंग्स यील्ड से हमें पता चलेगा कि जो कंपनी हम खरीद रहे हैं वो हम सस्ते में खरीद रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत महंगे दाम पे खरीद रहे हैं। तो अगर हम महंगे दाम पे भी अच्छी कंपनी खरीदेंगे तो हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा उससे। और इसीलिए हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो हमारा फायदा डेफिनेटली होना ही होना है। यहां पे देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है कि आप अर्निंग यील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपको ईबिट को डिवाइड करना पड़ेगा एंटरप्राइज वैल्यू के साथ। ईबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे हमने जो ईबिट लिया है, ईबिट को लेने का एक पर्पज है। तो आप देखिए, हमने अर्निंग ली है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड बिफोर पेइंग टैक्स। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे हम 50 या 100 कंपनियों को कंपेयर कर सकें। देखिए,
कोई कंपनी ज्यादा लोन ली होती, कोई कंपनी कम लोन ली होती, कोई कंपनी लोन ही नहीं ली होती है। तो अलग अलग लोन होते हैं, उसका अलग अलग इंटरेस्ट जाता है। तो बेटर ये है कि हम उसको साइड में रख दें और सिर्फ ये देखें कि सारी कंपनियां कमा कितना रही हैं, अर्निंग कितना जनरेट कर रही हैं। और सेम चीज अप्लाई होता है टैक्स के साथ। अलग अलग कंपनियां अलग अलग रीजन में ऑपरेट करती हैं और उनका अलग अलग टैक्स का स्ट्रक्चर भी होता है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने टैक्स को भी साइड में रख दिया है। तो हम वो अर्निंग देखेंगे जो इंटरेस्ट देने के पहले है, टैक्स भरने के पहले है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंटरेस्ट वाले पोर्शन को हटा दिया तो ये तो मैंने गड़बड़ किया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं लोन और इंटरेस्ट वाले पोर्शन को यहां पे कवर किया हूं एंटरप्राइज वैल्यू के पार्ट में। तो आप अगर एंटरप्राइज वैल्यू को देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो ये है मार्केट कैप, जो कि होता है शेयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये होता मार्केट कैप। अब इसमें मैंने डेट को ऐड कर दिया है। तो डेट वाला पार्ट शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने कैश, जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, उसको माइनस कर दिया है। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब यह है कि जब भी आप कंपनी को पूरा खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक्चुअल में वो कंपनी कितने की पड़ेगी। तो आपको मार्केट कैप के बराबर पैसा तो भरना ही पड़ेगा। साथ में उस कंपनी के ऊपर जो लोन है, जो डेट है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके पॉकेट से वो पैसा भी जाएगा। लेकिन अगर उस कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं बाइंग प्राइस से ये कैश वाला प्राइस निकाल दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने कैश मेंशन कर रखा है, लेकिन आप इसमें अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये अपने अपने ऊपर होता है। अब आप अगर अर्निंग यील्ड पे फोकस करोगे तो अब आपको समझ में आएगा। तो डिनोमिनेटर में देखो, मैंने यहाँ पे दिया है एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब आपने एक कंपनी खरीदी और एक्चुअल में आपको कितना पैसा देना पड़ा कंपनी खरीदने का। तो आपने कंपनी खरीदने का कितना पैसा दिया, और ईबिट जो है वो कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है। तो ये हो गया अर्निंग यील्ड। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जिस कंपनी की अर्निंग यील्ड ज्यादा आएगी, इसका ये मतलब है कि वो कंपनी आपको ज्यादा कमा के देगी। और जिस कंपनी की अर्निंग यील्ड कम आएगी, इसका ये मतलब होगा कि वो कंपनी आपको कम पैसा कमा के देगी। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आप जो भी कंपनी खरीद रहे हो वो आपको सस्ती पड़ रही है या फिर महंगी पड़ रही है। और यहाँ पे जो हमने एंटरप्राइज वैल्यू सेलेक्ट किया है डिनोमिनेटर में, इसकी वजह से, क्योंकि देखिए हमने इस एंटरप्राइज वैल्यू में डेट को भी कंसीडर किया है, तो हम एंटरप्राइज वैल्यू की हेल्प से उन कंपनीज को पनिश कर पाएंगे जिनके ऊपर डेट ज्यादा है, और उन कंपनीज को रिवॉर्ड कर पाएंगे जिनके पास कैश ज्यादा है। अगला पॉइंट है कि हम ROCE कैसे कैलकुलेट करें। ROCE मतलब रिटर्न ऑन टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके फॉर्मूले में टॉप पे है ईबिट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। और डिनोमिनेटर में है टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड। टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने इसमें इनटेंजिबल कैपिटल को कंसीडर नहीं किया है। इनटेंजिबल कैपिटल मतलब क्या होता है, जैसे हो गई गुडविल, तो गुडविल को हमने कंसीडर नहीं किया यहाँ पे। और टेंजिबल कैपिटल में आता है जैसे इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब आता है टेंजिबल कैपिटल में, जिसे हम इजीली देख सकते हैं। तो आई थिंक अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर हमें जानना है कि हमने कितना पैसा लगाया और उस पैसे पे कितना पैसा बनाया, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ईबिट डिवाइडेड बाय टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कि वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड कैपिटल। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल को कंसीडर करते हैं। ये वो कैपिटल है जो कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करती है। तो मान लीजिए कोई कंपनी प्लांट सेटअप करती है, मशीन सेटअप करती है,
तो एक कंपनी अगर प्लांट और मशीन सेटअप कर रही है तो वो तो लंबे समय तक रहेगा। तो उस प्लांट और मशीन के सेटअप में कंपनी ने जो पैसा खर्च किया है वो पैसा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट हमें इजीली मिल जाता बैलेंस शीट पे, तो हम वहां से पिक कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है ये वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी जो डेली बेसिस में बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए उसे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए। एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया, मतलब ये लंबे समय के लिए कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, मशीन सेटअप किया है, प्लांट सेटअप किया है। और ये वर्किंग कैपिटल क्या हो गया कि ठीक है, मशीन और प्लांट तो सेटअप कर दिया, लेकिन अब बिजनेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पे कितने पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंसीडर करो, तो जैसे मान लो आपने अपना घर बनवा दिया जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन डेली बेसिस पे आपको राशन चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है, तो डेली बेसिस का ये सारा खर्चा होता है। तो जब इन दोनों खर्चे को हम जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि कंपनी कितना पैसा लगाती है और उस लगे हुए पैसे पे कितना पैसा बनाती है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको कंपनी के बैलेंस शीट में इजीली मिल जाएगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। करंट एसेट की छोटी सी डिटेल मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बेसिस के जो एसेट्स होते हैं वो करंट एसेट के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है जो कि बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी रखती है, तो वो हो गया करंट एसेट। कंपनी ने शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए मान लीजिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई बैंक की फिक्स डिपॉजिट कर रखी है, तो वो हो गया करंट एसेट। कंपनी के पास इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, बनाते ही कम किसी को बेच तो देती नहीं है कस्टमर को, कुछ दिन तक उसके पास भी पड़ा होता है ना, तो वो इन्वेंट्री हो जाता है। वो भी एक तरह का एसेट है, क्योंकि वो एक बार बिकेगा तो उससे कंपनी को पैसा मिलेगा। और ट्रेड रिसीवेबल भी होता है करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मान लो किसी कस्टमर को उधार पे दे दिया है, तो उधार पे दिया है तो वो कस्टमर एक ना एक दिन तो पे करेगा ही, तो उसे ट्रेड रिसीवेबल में कंसीडर किया जाता है। तो वो भी एक तरह का एसेट होता है, क्योंकि जिस दिन वो कस्टमर जो आपसे प्रोडक्ट ले गया है वो पेमेंट कर देगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा। उसी तरह से करंट लायबिलिटी होता है, ये लगभग सिमिलर ही है लेकिन इसका अपोजिट है। मतलब हमने मतलब किसी कंपनी ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर उधार ले रखा हो, तो जैसे मान लीजिए कंपनी के सप्लायर्स होते हैं, वो सप्लायर जो है कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी ने रॉ मटेरियल तो मंगवा लिया लेकिन पेमेंट हो सकता है वो 2 महीने बाद करेगी, तो वो हो जाता है ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी के अंडर में आता है। उसी तरह से होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी लायबिलिटी के अंदर में आती है, मतलब छोटे समय के लिए कहीं से पैसा उठा रखा है तो वो देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं। अब टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स्ड कैपिटल भी इंक्लूडेड है। तो फिक्स्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए आपको फिक्स्ड एसेट कंपनी के बैलेंस शीट में मिल जाएंगे, और उसी फिक्स्ड एसेट में आपको ये भी दिख जाएगा इनटेंजिबल एसेट। तो आप फिक्स्ड एसेट उठाइए, उसमें से इनटेंजिबल एसेट माइनस करिए, जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपको यहां से मिल गया, फिक्स्ड कैपिटल आपको यहां से मिल गया, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये आरओसी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो यहाँ पे आप देखिए, आरओसी शोज हाउ एफिशिएंट अ कंपनी इज इन टर्निंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू प्रॉफिट्स। This ratio deduces the cash a company generates in relation to the amount tied up in its business. As the value of ROC increases, all else being equal, a business can be said to be performing better.
as higher the ROCE of a business, the more money an investor can earn every year in relation to the money invested in the business. तो फाइनली अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, हम लोगों ने आरओसीई निकालना सीख लिया, हम लोगों ने अर्निंग यील्ड निकालना सीख लिया। हम हमारे पास कंपनीज की लिस्ट है, हम बारी बारी सबका आरओसीई निकालेंगे। आरओसीई निकालने के बाद सब कंपनीज के अगेंस्ट में यहाँ पे आरओसीई लिख देंगे हम। अब देखिए, आरओसीई के बेसिस पे हम कंपनी को स्कोर देंगे। जिस कंपनी का आरओसीई सबसे ज्यादा है उसे सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा स्कोर किसका है। यहाँ पे 8 हमें दिख रहा है, तो 8 सबसे ज्यादा स्कोर मिला है टीसीएस को, क्योंकि इसका आरओसीई सबसे ज्यादा है, 51.42% है। 8 के बाद है 7, इन्फोसिस का आता है 37.78। 7 के बाद आरओसीई है ज्यादा एशियन पेंट का 35.66। तो आप देखिए किस तरह से जिस कंपनी का आरओसीई सबसे ज्यादा है मैंने उसे सबसे ज्यादा स्कोर दिया है। सेम कैलकुलेशन मैंने किया है अर्निंग यील्ड के लिए। जिस कंपनी की अर्निंग यील्ड ज्यादा आई है मैंने उसे ज्यादा स्कोर प्रोवाइड किया है। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा है 8, 8 किस कंपनी को मिला है, आईटीसी को मिला है। तो सबसे ज्यादा स्कोर पा गया आईटीसी। उसके बाद स्कोर मिला है सबसे ज्यादा एनटीपीसी को, उसके बाद नाल्को को, 5 मिला है पॉइंट इन्फोसिस को, और 4 मिला है टीसीएस को। तो इस तरह से आप देखिए, जिसकी अर्निंग यील्ड सबसे ज्यादा है मैंने उसे ज्यादा स्कोर दिया है, उससे कम जिसकी है तो उससे कम स्कोर दिया है। तो मैंने इस तरह से स्कोर दे दिया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें दोनों ही कंसीडर करना है, आरओसीई और अर्निंग यील्ड। हमें किसी एक को इग्नोर नहीं करना, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो हमारा अलग अलग जो स्कोर आया है किसी एक कंपनी का आरओसीई का और अर्निंग यील्ड का, हम उन दोनों स्कोर को जोड़ देंगे। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का आरओसीई का स्कोर था 3 और अर्निंग यील्ड का स्कोर था 3, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, हमें मिल गया कंबाइंड स्कोर 6। उसी तरह से आईटीसी का स्कोर मेरे पास हो गया 13, डीवीज लैब्स का हो गया 6। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जिस कंपनी को ज्यादा स्कोर मिल रहा है, जिस कंपनी के पॉइंट्स ज्यादा हैं, उसी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैंने देखिए एक और रो दिखाई है रैंक, तो मैंने रैंक भी कैलकुलेट कर ली है। हालांकि रैंक कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं है, कंबाइंड स्कोर से ही पता लग जा रहा है। जैसे आईटीसी का देखिए सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो आईटीसी का रैंक 1 आया है। और आईटीसी के बाद सबसे ज्यादा है 12, तो टीसीएस का रैंक 2 आया है। तो या तो आप कंबाइंड स्कोर को ही देख लो, जिसका स्कोर ज्यादा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, या फिर आप रैंक वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो। रैंक कैलकुलेट करने की फीचर हमें एमएस एक्सेल में मिल जाती है इजीली। हमारे पास एमएस एक्सेल में फॉर्मूला है रैंक कैलकुलेट करने का, तो वहां से आप रैंक भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना आप कंबाइंड स्कोर तक ही कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, आप एक चीज ये नोट करो कि कंबाइंड स्कोर बहुत बार आपको सेम भी मिल जाएगा। उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई हम लोग आरओसी और अर्निंग यील्ड को जोड़ रहे हैं, तो अलग अलग आरओसी अर्निंग यील्ड को जोड़ते वक्त हो सकता है जोड़ने के बाद कोई दो सेम निकल आए, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से अपना रूल इसमें लगा सकते हो कि जैसे मान लो अभी टीसीएस और इन्फोसिस दोनों का कंबाइंड स्कोर 12 और 12 आया है, और रैंक भी दोनों की 2 है। तो इसमें फिर आप सोचोगे किस में करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे 50% पैसा इसमें लगा दिया, 50% पैसा इसमें लगा दिया। मतलब जितना पैसा आपको टीसीएस में लगाना था तो आधा टीसीएस में लगा दिया, आधा इन्फोसिस में लगा दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर सेम मिल गया है तो आप देखोगे कि आरओसी किसका ज्यादा है। तो आप अगर ये चाहते हो कि नहीं दोनों अगर बराबर भी है तो दोनों में जो ज्यादा अच्छी कंपनी है मैं उसमें ही इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे ऊपर आप जाओगे तो पाओगे कि टीसीएस का आरओसी ज्यादा है, तो टीसीएस ज्यादा अच्छी कंपनी है, तो आप टीसीएस में ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे। या फिर आप 50-50% का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको क्या करना है वो आप ही डिसाइड करोगे।
तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि जो भी आपके पास लिस्ट अवेलेबल है कंपनीज की, उनमें से टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर टॉप 20 कंपनीज कौन सी हैं। तो उनमें ही आप अपना फंड एलोकेट कर सकोगे बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। इस फॉर्मूले की दो लिमिटेशंस हैं। पहला, ये फॉर्मूला फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नहीं है, जैसे बैंक्स हो गई, एनबीएफसी हो गई। बैंक और एनबीएफसी को किस तरह से वैल्यू करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, जो ये रैंकिंग सिस्टम वाला फॉर्मूला है, इसे आप बैंक्स और एनबीएफसी को छोड़ के किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो आराम से। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो ये फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो इसमें प्रेजेंट सिचुएशन ली गई, कि मतलब प्रेजेंट सिचुएशन कंपनी की कैसी है, वो कितना पैसा बना पा रही है, उसका रिटर्न कितना है, कितना पैसा लगा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है, कितनी अर्निंग यील्ड है। लेकिन अगर इनमें से कोई कंपनी ऐसी है जिसका रैंक तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि बिजनेस का फ्यूचर ज्यादा नहीं है, मतलब आज से 5 साल ही बिजनेस रहेगा, आज से 10 साल ही बिजनेस रहेगा, तो आप उस कंपनी को अवॉइड कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है, फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी नहीं होने वाली है, तो आप उसे साइड कर दो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये नॉलेज है कि किसी कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर में नहीं होगी, बिजनेस बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो कंपनी तो वैसे भी आपके लिस्ट में होगी ही नहीं। आप तो लिस्ट उन कंपनीज की ही बनाओगे जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसको आप ये मानते हो कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होगी, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, वो ही कंपनीज आपके लिस्ट में होंगी। अब उन कंपनीज में कौन सी कंपनी बेटर है और इस टाइम पे सस्ते में अवेलेबल है, वो आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा फाइंड आउट करने के लिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।